हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। बहुत बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे और ज्योग्राफी आपका वन ऑफ द ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि यूपीएससी में सबसे जल्दी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट गोइंग थ्रू द ट्रेंड के ज्योग्राफी पिछले कुछ सालों से ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे ये इस बात को ठीक मत मानना, कभी भी पैटर्न रिवर्स हो सकता है। स्टैटिक सब्जेक्ट हमेशा सारी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। आपको सब पे इक्वली ध्यान देना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक क्वेश्चन के फ्लेवर का आइडिया दे सकते हैं, फ्यूचर पैटर्न नहीं बता सकते। इट इज जस्ट लाइक बेस कैंडल इन द ट्रेडिंग मार्केट के वो आगे का सिनेरियो नहीं बता सकती है। ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बेस कैंडल होते हैं, वो आगे का सिनेरियो नहीं बता सकती, पीछे पूरा बता सकती है हुआ क्या। चलो, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी में जब बढ़ेंगे आगे, तो आगे बढ़ने से पहले हम अपनी पृथ्वी को समझते हैं, और पृथ्वी को भी समझने से पहले ब्रह्मांड को समझते हैं, यूनिवर्स को समझते हैं। यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना, ये सब कुछ। फिर हम धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में आएंगे, अर्थ के अंदर एंटर करेंगे, सारे कॉन्टिनेंट को समझेंगे, कंट्रीज को समझेंगे, और फिर एंड में आके हम लोग अपने हिंदुस्तान की भूगोल को, ज्योग्राफी को समझेंगे, और उसके बाद आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक कहानी। कितना अच्छा लगता है हमें आसमान को देखना जब सूरज डूब जाता है। धीरे धीरे करके जैसे ही शाम बढ़ती है और स्काई काला होना शुरू हो जाता है, तो हमें एक या दो ब्राइट डॉट्स हमें शाइन करती हुई स्काई के अंदर दिखती है, जिसको हम लोग स्टार्स बोलते हैं। धीरे धीरे करके उसका नंबर इंक्रीज होता रहता है, और फिर वो इतने भर जाते हैं पूरे आसमान में कि उनको काउंट करना नामुमकिन हो जाता है। ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ कुछ उसमें से एज कंपेयर टू अदर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स कुछ डिम भी होते हैं, कुछ फ्लिकर कर रहे होते हैं, कुछ फ्लिकर नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि रात को पूरा का पूरा जो काला आसमान है उसमें किसी ने डायमंड जड़ दिए हो, और वो सब हमें जगमगाते हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह दिखाई देते हैं। अगर हम केयरफुली आसमान को देखें, ये कहानी क्यों पढ़ा रहा था मैं अभी तक, अब जो फैक्ट बोलने जा रहा हूं उसके लिए। अगर हम केयरफुली आसमान को देखें तो हमें ये दिखेगा, कुछ स्टार तो ट्विंकल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल भी झटपट नहीं करते। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ऐसा समझ जाओ, जो स्टार्स फ्लिकर कर रहे होते हैं, फ्लिकर इन द सेंस के लाइट उनकी बुझ जल रही होती है, और कुछ बहुत डिम होते हैं, कुछ बिल्कुल मून जैसे हैं, वो फ्लिकर नहीं कर रहे हैं, उनमें झटपट ऑन ऑफ वाला स्विच जैसा नहीं दिख रहा है कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, कम हो रही है, धीरे हो रही है। वो एक डिम रोशनी फेंक रहे हैं तो वो डिम लाइट ही फेंक रहे हैं, ज्यादा रोशनी फेंक रहे हैं तो ज्यादा ही रोशनी फेंक रहे हैं, वो फ्लिकर नहीं कर रहे। इसके पीछे रीजन होता है, कुछ कुछ स्टार्स के अंदर गैसेस होती है और कुछ स्टार्स के अंदर गैसेस नहीं होती है। ठीक है, कौन सी गैसेस वो होती हैं, आने वाली कहानी जैसे ही प्रोसीड करते जाएंगे आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। कुछ जो स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, वो सिंपली सिर्फ ग्लो कर रहे होते हैं विदाउट एनी फ्लिकर। जिस प्रकार से मून कांस्टेंट तरीके से एक कंसिस्टेंट रोशनी फेंक रहा होता है, वो फ्लिकर नहीं करता, ऐसे कुछ स्टार्स होते हैं। ये तो हो गए पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। सिर्फ अभी तक हमने बात करी है स्टार्स की, जगमगाते हुए कुछ चीजों की, जिसको हम लोग आम भाषा के अंदर बोलते हैं स्टार्स। इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा हम लोग बहुत सारे दिनों में मून भी देख सकते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, मून हमें विजिबल होता है ऑन मोस्ट ऑफ द डेज बट नॉट एवरी डे। ये आपको जो हमारा मून है, चंदा मामा जो हमारा है, वो आपको स्काई में अलग अलग टाइम पर, अलग अलग शेप में और अलग अलग पोजीशन में नजर आएगा। जैसा कि आप किसी को गुड नाइट बोलने के लिए व्हाट्सएप पे जब आप इमोजी भेजते हो, तो आप कभी उस पर मून टाइप करके देखना, तो जो सजेशन आते हैं एंड्रॉयड फोन में, कभी मून ऐसा, कभी ऐसा, कभी वो 3/4 है,
कभी वो कंप्लीट है। मून के अलग अलग शेप, साइज और पोजीशंस हमें आसमान के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हमें फुल मून देखना है, वो हमें पूरे मंथ के टाइम में लगभग एक बार कंप्लीट तरीके से विजिबल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा की रात। आम भाषा के अंदर उसको बोला जाता है पूर्णिमा की रात। उससे लगभग कुछ दिन बाद, यानी कि फोर्टनाइट लीटर, फोर्टनाइट का मतलब होता है लगभग 14 दिन बाद या 2 हफ्तों का समय, हमें मून बिल्कुल ही गायब होता हुआ दिखता है आसमान से, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या की रात। एक बात याद रखना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, न्यू मून नाइट के टाइम पर मून आना शुरू हो जाता है। नहीं जी, न्यू मून नाइट आप ऐसा समझ सकते हो कि नया बच्चा पैदा हो रहा है, वो अभी तक विजिबल नहीं है, माँ की कोख में 9वां महीना चल रहा है माँ का, ठीक है। न्यूली बच्चा आने वाला भी आया नहीं है, तो मतलब हमें जब मून बिल्कुल ही नहीं दिखता, उसको हम लोग कहते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या की रात, ठीक है। इस अमावस्या की रात को हम लोगों को सिर्फ काला आसमान बहुत बेहतरीन तरीके से दिखता है, वो क्योंकि एक क्लियर नाइट होती है, ठीक है, और डरावनी रात होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जो मून है, जो कि हमें रात को दिख रहा है, ये जो ब्राइट टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स थे जिनको स्टार्स कहते हैं, ये हमें नाइट में दिख रहे हैं, इसको हम लोग डे टाइम में क्यों नहीं देख सकते? तो हमने स्टार्स कवर कर लिया, हमने चंदा मामा कवर कर लिया, अब सूरज चाचू की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है दिन में, क्योंकि दिन में एक चीज होती है आसमान के अंदर, अगेन वो भी एक सितारा है, वो भी एक स्टार है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ही हिंट दे दे रहा हूं, सन जो है, सन भी एक स्टार है। अब अगर सन भी एक स्टार है, रात को चमकने वाली भी स्टार है, तो भैया दीपांग सर जी आप हमें स्टार की डेफिनेशन तो समझा दो। जस्ट वेट, नीचे आई रही है बस इसकी डेफिनेशन, स्टार की डेफिनेशन, और ये देखो एक लाइन भी लिखी हुई है, सन इज अ स्टार। अभी इस टीजर को ट्रेलर में कन्वर्ट करते हैं और ट्रेलर को मूवी में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट हैव सम पेशेंस। पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि दिन में हमें चंदा मामा और जो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं हमें दिन की रोशनी में नहीं दिखते। वो इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि दिन में जो चीज रोशनी फेंक रहा है, यानी कि सूरज चाचू जो रोशनी फेंक रहे हैं, वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि इन बच्चों की रोशनी कुछ भी नहीं होती। इट इज जस्ट लाइक के रूम में बहुत सारी बड़ी एक अच्छी एलईडी बल्ब है और छोटे छोटे घर के बच्चे टॉर्च लाइट लिए घूम रहे हैं, ठीक है। अब वो बहुत सारे महंगे महंगे एलईडी बल्ब के सामने अपनी टॉर्च जला रहे हैं, तो घंटा वो नजर आएगी उनकी टॉर्च की लाइट। यही सेम चीज होती है दिन के टाइम पर। बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट जो सूरज की होती है, वो हमें अलाउ नहीं करती है कि हम लोग नाइट टाइम के ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देख सके दिन में। ये चीज आपको पता ही होगी। वैसे भी डे टाइम में क्या मून अवेलेबल होता है? कल सुबह जब 9 बजेंगे सुबह के, क्या मून है आसमान में उस टाइम पे शैली? अंकिता, क्या स्टार्स हैं उस टाइम पर सुबह 9 बजे या 12 जब बज रहे होंगे कल? अरे अवेलेबल हैं ये पूछ रहा हूं, विजिबल नहीं कह रहा हूं। अवेलेबल है, अवेलेबल मून अवेलेबल है, अवेलेबल है। ये चीज तब होती है जब हम लोग स्कूल जाते थे सुबह सुबह। तुमने देखा है कि मून भी हल्का सा दिख रहा होता है सुबह सुबह एकदम, और सूरज भी उधर से निकलता हुआ दिख रहा होता है ना। कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि अर्थ से भी नेकेड आई से विजिबल होते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कभी कभार वीनस दिखता है और जुपिटर विजिबल होता है ना, ये भी चीज होती है। लेकिन इतना तो समझ गए ना कि ये चीजें दिन में अवेलेबल होती हैं, गायब नहीं होती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि रातों दोबारा निकल कर आ जाती हैं, सिर्फ सूरज की रोशनी उसको हमें देखने नहीं देती है। लेकिन अगेन हम किसी अगर इंस्ट्रूमेंट का, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर ले, वो हमें विजिबल हो जाएगी, दिखेंगे। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? बताओ हाँ या ना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, सेलेस्टियल बॉडीज। इस पृथ्वी के बाहर, अर्थ के बाहर, आप कुछ भी मान लो, कुछ भी, चंदा मामा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार,
सूरज चाचो, 2-3 स्टैंडर्ड वर्ड्स और होते हैं, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स, गैसेस। बस आप ऐसा समझ जाओ, आप अर्थ से, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है। इससे बस आप बाहर निकल गए हो, आप इसके आउटर सरफेस पे हो, बस आपको अर्थ के बाहर जो भी चीजें मिलेंगी जो अर्थ का पार्ट नहीं है, कुछ भी XYZ, कुछ भी, यहां पर तो लिमिटेड एग्जांपल दे रखे हैं, सन, मून और दूसरे इन्होंने शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि स्टार्स की बात कर रखी है। एनीथिंग आउटसाइड द अर्थ, नाइट स्काई में जो विजिबल है, जो शाइन कर रहा है, वो सेलेस्टियल बॉडी, वो सेलेस्टियल बॉडी। अब एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, सूरज चाचू, चंदा मामा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कुछ कुछ बड़े साइज के होते हैं और बड़े होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा गर्म भी होते हैं। ध्यान से सुनना, अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज का अलग अलग नेचर होता है। इन सारी सेलेस्टियल बॉडीज में से कुछ बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती हैं। क्यों होती हैं वो गर्म? क्योंकि वो गैसेस से बनी होती हैं। और गैसेस का नाम मैं तुम लोगों को बताने वाला था। गैस का नाम है जो गर्माहट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो क्या क्वेश्चन है? सन रोटेट करता है? ठीक है, अर्थ रोटेट करता है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये कहानी बताऊंगा, पेशेंस तो रखो भाई, ज्योग्राफी पढ़ाने बैठा हूँ, सारे राज खोल के रखूंगा, साइंटिफिक राज। मयूर ये पूछ रहा है कि जैसे जब हम दूर हो जाते हैं 24 घंटे में एक बार सन से, तो कहने को हमारी नाइट हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, सन हमें विजिबल नहीं होता रात को जैसे। अब वो रात को इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया के अंदर हम लोग दिन में उस टाइम पर थे अवेलेबल। यही आप अगर दुनिया के, पृथ्वी के किसी अलग कोने पे हो तो वहां पर आप सवेरा आपके लिए आप चाहो तो हमेशा रह सकता है, कभी रात ना आए जिंदगी में, ठीक है। लेकिन मयूर का क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मून के साथ ऐसा नहीं होता क्या? मून के साथ ऐसा नहीं होता क्या? तो बताऊंगा मैं, इसकी कहानी इसी चैप्टर के अंदर है, 6th क्लास के अंदर ही है। बस वो ये कि लोग शर्मा जाते हैं कि हमें 6th से 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कौन पढ़े, हमें तो क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले 11th-12th की पढ़ने के लिए बोलते हैं, और 11th-12th में इस तरह की चीजें नहीं दे रखी होती है। अब क्योंकि आपने मून की दूसरी साइड की भी बात करी है, तो मैं एक बात बता देता हूं। चाइना ने अभी लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन कह रहा हूं सॉरी, कोविड जब नहीं आया था उससे पहले एक अपना मिशन भेजा था। मून की डार्कर साइड अर्थ से कभी विजिबल नहीं होती है। सन तो छुप जाता है, सन की तो सारी साइड मतलब एक तरीके से देख लेते हैं हम, लेकिन मून की डार्कर साइड जो दूसरी साइड है वो कभी दिखती नहीं है अर्थ से। क्यों नहीं दिखती वो तो बता दूंगा मैं, लेकिन चाइना ने उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या पता वहां पर कोई हीरे जवाहरात खजाना गढ़ के रखा हो, इसके लिए एक मिशन भेजा था। क्या कोई इस मिशन का नाम जानता है? वेरी गुड, चंगई 4, प्रोनाउंसिएशन इज चंगई 4 मिशन, ठीक है। ये था, पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में, डोंट वरी। चंगई 4 तो सिर्फ करंट अफेयर का टॉपिक था, लेकिन डोंट वरी, मैं डार्कर साइड वो बताऊंगा आपको, ठीक है मयूर। होल्ड योर नर्व्स, आई विल क्लियर एवरी डाउट। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार जो नाइट स्काई में हमें होते हैं। अच्छा एक सेकंड, सॉरी मैं एक बात भूल गया शायद से। ये जो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि बहुत गर्म भी हैं, ये गैसेस से बनी होती हैं। इनके पास अपनी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है, जो कि ये बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, फेंकते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग कहते हैं स्टार। सन एक स्टार है, ये वाली बात याद रखो। क्यों है? सन वो स्टार्स की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या बड़ा है? जी हाँ बड़ा है। गर्म है? बहुत ज्यादा गर्म है, आज तक कोई नहीं जा पाया उसके ऊपर। इंडिया एक मिशन प्लान करता रहता है, बार बार भेज भी चुका है, सन की आउटर लेयर को स्टडी करने के लिए। सन से रिलेटेड जैसी एक कोई मिशन का नाम बता सकता है मुझे कोई? इंडिया भी
शाबाश यार, ब्रिलियंट। आदित्य L1, L1, L1। हाँ हाँ, ये क्या होंगे कैसे होंगे डोंट वरी, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब PD365 आएगी एंड में हम उसको कंपाइलेशन से कवर कर देंगे, ठीक है। पहले हम बेसिक तो कवर कर ले पहले कि यार ये होता क्या है। आउटर लेयर जैसे सन की जो है उसको भी कोरोना बोलते हैं। अब जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, पेपर में जाके डायरेक्टली बैठ गया, देखते ही छूटते ही कोरोना वर्ड आया, कोविड मुझे हुआ था, मैं था। अरे भैया क्वेश्चन तो पढ़ ले बेवकूफ, कि किसके बारे में पूछ रहा है, कि कोरोना आया था या तो जो सन की आउटर लेयर होती है, दोनों का नाम कोरोना होता है, ठीक है। जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स है नाइट स्काई में जो हमें देखने को मिलते हैं, दे आर सिमिलर टू सन। अब एक बात बताओ मुझे, सन भी एक स्टार है, जो रात में चमकते हैं वो तो अपने आप में है ही सितारे, और सन भी स्टार है। डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस क्या है? वो क्यों हमें इत्तू से देखते हैं? प्रतिष्ठा की लैंग्वेज में बोलूं तो क्यों प्रतिष्ठा, वो क्यों हमें छोटू से देखते हैं? और सन भाई साहब इतना बड़ा, मतलब ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ये वाले छोटू छोटू से। और सन दिख रहा है भाई साहब इतना बड़ा, ये एज कंपेयर टू दीज छोटू छोटू, ऐसा क्यों? इसका लाइट से क्या लेना देना, छोटे और बड़े से लाइट से क्या लेना देना? वेरी गुड। यहां पर बात है शैली, लाइट की बात नहीं है, यहां पर बात है डिस्टेंस की। यहां पर बात डिस्टेंस की। कोई चीज आपकी, एक बार बताओ, रिंग लाइट में आपकी आंखों में बिल्कुल 1 मीटर के पास है डिस्टेंस से आके डालूं तो क्या वो लाइट बड़ी हो जाएगी आपके लिए? जगमगाती लाइट तो वैसे भी कैसे भी चुभ सकती है आपको। किस पे? अपीयरेंस। देखो अपीयरेंस होना और एक होना कि फील होना। जैसे मतलब मान लो अगर आप स्पेक्स पहनते हो, आपने चश्मा नहीं लगा रखा है, तो भाई यार एक बार बताओ, फिर तो मेरा साइज भी बहुत बड़ा दिखेगा आपको। क्या सच में साइज बदल गया क्या मेरा? डिस्टेंस मैटर करता है रियल चीज में, डिस्टेंस। यार ये वही वाली बात है ना, सुबह उठ के अब मैं एकदम से, अगर बालकनी वाला कमरा है, सूरज की रोशनी पड़ रही तो आंखें एकदम से कहाँ खुलती है यार? एकदम से अगर रोशनी मार दो तो क्या दुनिया बड़ी हो गई एकदम से? नहीं ना, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है सुबह उठ के, या कुछ भी है। पॉइंट यहां पर कुल मिला, एक सेकेंड, 100 बात की बस एक बात यही होती है, डिस्टेंस। रूल यही है कि जो चीज ऑब्वियस ही बात है, सन ज्यादा पास है। और सन एक बार बताओ कितना पास है, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, कितने लाख किलोमीटर पास है जिसको हम पास बोल रहे हैं। क्या वो पास पास है भी, या फिर वो पास होकर भी दूर है? ठीक है। और जो दूसरे स्टार्स होते हैं नाइट टाइम में, तो इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग कि वो कितनी कितनी दूर हो, और वो गर्म है सन जितने, वो सन जितने गर्म है। लेकिन वही वाली बात है, ईश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने क्या बैलेंस बना रखा है पृथ्वी का, कि अगर सोचो जरा, ये इतने सारे सितारे अगर सन जितनी क्लोज होते तो क्या हालत होती हम लोगों की। हम लोग तो होते कि भी नहीं होते, ये भी एक चर्चा का विषय बन जाता। आगे बस एक चीज करा दो, फिर मैं सबके शैली और मयूर आपके डाउट लेता हूँ एक मिनट। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स जो कि नाइट स्काई में हम देखते हैं, वो सन से सिमिलर होते हैं, लेकिन हमें उनकी हीट फील क्यों नहीं होती, हमें उनकी लाइट फील क्यों नहीं होती? बिकॉज वो एक तो टाइनी दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि टाइनी क्यों है, क्यों हीट फील नहीं हो रही, क्यों लाइट फील नहीं हो रही? घुमा फिरा के सारी चीजों का बस एक ही जवाब है, बिकॉज दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस एज कंपेयर टू सन। सन के कंपैरिजन में वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। एक बात, ये जो चुन्नू मुन्नू है, जो लड़की, ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही है। भाई साहब पोज देखो जरा इसका, कितनी खुश। एक टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर जो फ्रंट साइड होती है उस पे आप एक पेपर लगाओ और उसमें कर दो बड़े सारे पेपर के ऊपर छेद करके, उसमें फिर साइड से उस पेपर को रबर बैंड से इस टॉर्च के इर्द गिर्द बांध दो। ठीक है, समझ गए ना करना क्या है मैं टॉर्च के साथ? यानी कि यार ये एक रबर बैंड लिया तुमने,
पेपर इससे बंध जाएगा ऐसे करके, और ये तो हमारी एक टॉर्च है, सिंपल, ठीक है। और इस पेपर के ऊपर बड़े सारे होल्स हैं। तो आपने करना क्या है कि जैसे ही कमरे की लाइट बंद होगी और लाइट जलाओगे तो ये कुछ शाइन करते हुए ऐसे टाइनी डॉट्स आपको दीवार पे मिलेंगे। ऐसे ही क्या होते हैं, रात को हमें सितारे दिखते हैं। कमरे की ट्यूबलाइट जैसी ऑन करोगे, टॉर्च जल रही है, ये पेपर पे होल है, सब कुछ वही वर्क कर रहा है, लेकिन कमरे की ओवरऑल ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से ये छोटे मोटे जो टाइनी डॉट्स थे जो कि दीवारों पे आ रहे थे, ये गायब हो जाएंगे। सिमिलरली यही चीज होती है डे टाइम में हमारे साथ। जब मैंने पूछा था आपसे क्या वहां पर मून और स्टार्स दिन में होते हैं, जी हाँ होते हैं, तो दिखते क्यों नहीं है? जैसे हमारे कमरे की ज्यादा पावरफुल रोशनी ने ओवरकम कर लिया इस टॉर्च की टुच्ची सी रोशनी को, ऐसे ही सन की पावरफुल रोशनी और उसकी सूरज की बहुत पावरफुल किरणें डे टाइम में ओवरकम कर देती हैं, हावी हो जाती हैं मून और स्टार्स की रोशनी पर। स्टार्स इन द सेंस कि वैसे तो सन भी एक स्टार ही है, लेकिन वो क्योंकि बहुत दूर है तो इतनी ज्यादा पावरफुल इंटेंसिटी के साथ सब लोग मिलाकर रोशनी नहीं फेंक पाते कि हमें नजर आए। लेकिन कभी कभार शायद से आपने ये चीज महसूस करी होगी ना, बहुत ध्यान से अगर आप आसमान को देखो, बहुत ध्यान से डे लाइट में भी, तो आपको सितारे नजर आते हैं। कभी अगर शायद से किसी ने ऐसा करके देखा हो, है ना, बहुत ध्यान से अगर आप देखो, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूं, तपती दोपहरी में भी अच्छा खासा मतलब निकला हुआ है सूरज, बहुत ध्यान से देखो अगर आपको दिखने को मिल जाता है कि हाँ भाई सितारे निकले हुए हैं पक्का। अब वो आपसे ही कह रहा है कि जैसे जो उसने वैसे ऊपर बात कर दी हमसे कि कुछ चीजें हमें छोटी क्यों दिखती हैं और कुछ जैसे सन हमें बड़ा क्यों दिखता है और बाकी स्टार्स भी सन की तरह स्टार ही हैं लेकिन वो छोटे छोटे क्यों दिखते हैं। तो कह रहा है कि ऑब्वियस ये बात है, जब किसी एक चीज को, जैसे मयूर ने बोला था भैया अगर रेगिस्तान में किसी एक प्लांट को दूर से देखोगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, या रेगिस्तान क्या कहीं से भी किसी चीज को बहुत दूर से देखो, किसी बिल्डिंग को, छोटी सी किसी बिल्डिंग को अपनी छत से देख रहे हो बहुत ऊपर वाले फ्लोर, तो छोटी सी नजर आ रही है। ऐसी एक उड़ते हुए एरोप्लेन को अगर आप देख रहे हो जो कि बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो आपको कितना छोटा सा नजर आता है। अच्छा, ऐसी आपने एक चीज देखी होगी ना, जब एक प्लेन और एक काइंड ऑफ मतलब ऐसा रॉकेट निकलता है तो वो अपने पीछे आसमान में ऐसे एक वो छोड़ देता है, लाइन छोड़ता चला जाता है, देखा है ना। अब वो कितना छोटा सा होता है, अब आप कहो कितनी धीरे चल रहा भाई साहब ये, मैं तो अगर 4 मिनट के बाद भी एक कदम रखूं तो इससे आगे चलूंगा मैं तो। वो एक डिस्टेंस का बस एक इल्यूजन और कुछ नहीं है। ये तो चलो रही टुच्ची वाली बात, लेकिन हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है नाइट स्काई में जब आप सितारों को देखते हो तो सितारे अक्सर कभी कभार पैटर्न बना रहे होते हैं, वो बहुत सारे पैटर्न बना रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बना रहे होते हैं। इसकी अंग्रेजी डिस्कशन करने से पहले, जब हम लोग छोटे थे अपने बचपन में चलते हैं, हमें आसमान में जब हम रात को सोते थे, दिल्ली जैसी जगह में तो कभी तारे दिखते ही नहीं अब तो, लेकिन जब मैं जैसे ग्वालियर जाता था, या आप में से बड़े सारे लोग शुरू से गांव में रहे होंगे या गर्मी की छुट्टियों में दादी नानी के कहीं जाते होंगे गांव में, तो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे हम लोग रात को सोते हुए जब चारपाई खटिया पे या कहीं लोग अगर सोए हैं बाहर, तो जब रात को हम लोग देख रहे हैं आराम से और हमारी इमेजिनेशन बिल्कुल पीक पॉइंट पर है, कभी कभार आसमान के अंदर हमें ओम बनता हुआ नजर आ रहा है प्रॉपर, कभी हमें कोई एक इंसान की शक्ल बनते हुए नजर आ रही है ना, कभी हमें कुछ एक बहुत प्यारा सा एक क्यूट कोई टेडी बियर नजर आ रहा है ना। आपको अलग अलग तरह की चीजें मतलब वहां पर नजर आ सकती हैं कि आपको कोई मतलब मान लो वहां पर एक ऐसा जानवर जिसको आप समझ लोगे टॉर्टोइज है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। अनगिनत चीजें ऐसे हम लोगों ने बचपन में अपनी इमेजिनेशन से सितारों का पैटर्न जोड़ जोड़ कर बनाई है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो लेटर्स तो देखे ही होंगे कि ये ए बन रहा है, ये एस बन रहा है, ये डी बन रहा है, ये एम बन रहा है, ये ओ बन रहा है, ऐसी चीजें देखी होंगी। ये कुछ नहीं होता, इसको अंग्रेजी में जो बचपन में ये रात को करते थे ना सोते हुए, अब से इसको समझ जाना कि आपने बचपन में कॉन्स्टिलेशंस देखी है, कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मत लिखा ना,
कॉन्स्टिलेशन सही है। दो तरह की कॉन्स्टिलेशंस होती हैं, एक होती है अर्सा मेजर, ये जिसको बिग बियर कहते हैं, नाम है सिर्फ कॉन्स्टिलेशन का, पैटर्न का बस एक नाम है। और दूसरी होती है, यहां पर दे नहीं रखी है, अर्सा माइनर, ठीक है, लिटिल बियर या फिर स्मॉल बियर कॉन्स्टिलेशन। अब वैसे आगे दिखाता हूं अभी गूगल क्रोम पे जाकर, लेकिन एक बात आप समझ जाओ, ये जो अर्सा मेजर है या जिसको हम लोग बिग बियर कह रहे हैं, बड़ी सारी कॉन्स्टिलेशन में से ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है। यानी कि कॉन्स्टिलेशन का मतलब अभी तक आपने क्या सीखा? कॉन्स्टिलेशन का मतलब कुछ नहीं, सितारों का एक पैटर्न, स्टार पैटर्न को बस अब हम लोग कॉन्स्टिलेशन कह रहे हैं। बड़े सारे पैटर्न होते हैं, एक फेमस पैटर्न होता है अर्सा मेजर और एक होता है अर्सा माइनर। इसको बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी यूज करते हैं, जो कि हाथ पढ़ते हैं ना, हाथ आपको पता ना कि सितारे पढ़कर अपनी कुंडली बनती है और वो बनती है, ये लोग उसका यूज भी करते हैं कई सारे एस्ट्रोलॉजर। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज, जो बनता है वो एक बनता है सप्त ऋषि, यानी कि सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब सेजेस। ऐसा माना जाता है, विश्वास करा जाता है, एक माइथोलॉजिकल कहानी है इसके पीछे, कि आसमान से 7 ऋषि मुनि बोट में सवारी कर कर निकलते हैं। इसकी कहानी किसी और दिन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना सीख लो। मैं जानबूझकर ज्योग्राफी में इतना डिटेल में एकदम से नहीं जा रहा हूँ। तमिलनाडु के अंदर क्योंकि करने के लिए यही अर्थ एंड सोलर सिस्टम से बहुत कुछ है, वहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 6th क्लास का वो भी पहला चैप्टर ही, ठीक है। ये जो सप्तऋषि है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, और सप्तऋषि ना अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। अब आप इसको ऐसा समझ जाओ, ध्यान से समझना, बड़े सारे स्टार्स होते हैं, उनके बड़े सारे पैटर्न होते हैं, जिनको हम लोग एक नाम देते हैं कॉन्स्टिलेशंस। ऐसी एक कॉन्स्टिलेशन होती है, कॉन्स्टिलेशन 1, कॉन्स्टिलेशन 2, कॉन्स्टिलेशन 1, कॉन्स्टिलेशन 2, कॉन्स्टिलेशन 3। ऐसी एक कॉन्स्टिलेशन है, पैटर्न है स्टार्स का, जिसको हम लोग कहते हैं अर्सा मेजर। एक है अर्सा माइनर और एक है मेजर। अर्सा मेजर में से भी एक कैटेगराइजेशन है सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। 7 स्टार्स का एक संगम बनता है, एक पैटर्न बनता है। फैक्चुअल पार्ट याद रखने वाली ये चीज है दोस्तों, कि जो सप्तऋषि का जो पैटर्न होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, नॉट अर्सा माइनर। ये आ सकता है, वैसे यहां पर दे नहीं रखा अर्सा माइनर वर्ड, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन जब पूरी तैयारी कर लोगे ज्योग्राफी की, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन मतलब ये आपका गलत हो सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग ये जो सप्तऋषि है, इसको एक बार देखते हैं, ठीक है, इसका पैटर्न कैसे बनता है। यहां पर हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। स्टार्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तऋषि के ये 7 सितारों को हम लोग पॉइंटर स्टार्स भी कहते हैं। पॉइंटर स्टार्स क्यों कहते हैं? ये सितारे हमें 7 जो पैटर्न ये जो बनता है कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ये हमें आसमान में कुछ 8वीं चीज देखने में मदद करता है। रात को अगर हम कहीं खो जाएं और हमें डायरेक्शन भूल गए हो, डायरेक्शन ना मिल रही हो, सितारे निकले हो आसमान में, सिर्फ इन 7 का पैटर्न अगर कोई देखना जानता हो, मैं ये नहीं कह रहा दिख जाएंगे बना लोगे, जानता हो, पहले एंशिएंट टाइम में लोग करते थे ये वाला काम, तो रात को वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इनकी अगर डायरेक्शन पता लगानी है, 7 सितारों का पैटर्न एक समूह उन्होंने बनाया। इमेजिन कर, हाँ भाई एक परफेक्ट एक 7 सितारों का कॉन्स्टेलेशन बन रहा है। बिल्कुल सीधे वहां से देखोगे तो आपको दिखेगा एक नॉर्थ स्टार, जो कि आपकी मदद कर देता है, मतलब जैसे ही आपको ये सितारा मिल गया कि एटलीस्ट मुझे को ये पता लग गया दैट इज माई नॉर्दर्न डायरेक्शन, ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन।
फिर आप बाकी चीजें पता लगा सकते हो। ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, और बिल्कुल उसके अपोजिट जो दिख रहा है वो होगा आपका साउथ। मतलब यहां पर अगर नॉर्थ है तो इस तरफ, इस लड़की के पीछे यहां पर साउथ, यहां पर ईस्ट, और यहां पर वेस्ट। बताओ मुझे जरा, किसी को कोई दिक्कत? पुराने जमाने में पहले ऐसे जो टाइम और ये जो डायरेक्शन पता लगती थी ना, आपके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि सर बता दो कैसे पता लगती थी। ये मैं नहीं कहूंगा तुमसे कि ये नहीं बता रहा मैं, हमारा काम नहीं है। ये हम करेंगे, पता है कहाँ करेंगे? ये हम लोग एंशिएंट इंडिया में जब कल्चर पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक चैप्टर आता है साइंटिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कि बहुत कम लोग पढ़कर जाते हैं यूपीएससी में। इस चैप्टर को पता ही नहीं होता, पहली बात तो देखा रखा है साइंटिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा पानी की मदद से घड़ी बनाना कैसे करते थे, दिशा कैसे पता लगाते थे, दोपहर में कितने बजे हैं, पानी के कटोरा को रखकर एक उसके अंदर कोई चीज तैराना, उससे कैसे पता लगता था। ये सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। जैसे जंतर मंतर का आपने नाम सुना होगा, ऐसी बड़ी सारी चीजें होती थी जो एंशिएंट मिडिवल टाइम में बनाई गई, जिससे दिशा, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ पता लगता था। अच्छा, एक बात और, जब आपको ये नॉर्थ स्टार पता लग जाता है, यानी कि ये 7 सप्तऋषि के कंसेप्ट से, कॉन्स्टेलेशन से जब आपको ये पता लग गया, तो नॉर्थ स्टार के लिए हमारे पास दूसरा नाम भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोल स्टार। अब आप कहोगे यार पोल स्टार की वजह से नॉर्थ डायरेक्शन कैसे पता लग सकती है? यार ये लड़की अगर जैसे अभी देख रही है, ये पैटर्न अभी यहां बन रहा है, ठीक है, तो आज ही यहां पर है, लेकिन अभी आपने पढ़ाया ऊपर कि सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे खुद मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, वो हमें अलग अलग टाइम पर आसमान में, अलग अलग समय पर, अलग अलग दिनों में, अलग अलग शेप एंड साइज में दिखता है, और रोज उसकी पोजीशन सेम नहीं रहती। तो कल को अगर ये यहां पर दिखने लगा अगर हमें, तो क्या ये नॉर्थ साइड ये बन जाएगी इस लड़की के लिए और साउथ ये बन जाएगी? तो मेरा आंसर है नो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप कहोगे क्यों नहीं होने वाला भाई? जब मून अपनी दिशा और दशा बदल लेता है तो ये क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि मजेदार बात यही है कि 7 स्टार्स का पैटर्न ढूंढो, नॉर्थ स्टार या जिसका नाम है पोल स्टार, उसकी डायरेक्शन पता लगाओ, सिर्फ ये इकलौता स्टार रहता है जिसकी पोजीशन आसमान के अंदर फिक्स रहती है। आप में से अगर कोई पंजाबी है तो वो ये चीज जानता होगा, पंजाबी कल्चर के अंदर या पंजाबी औरतें बहुत बार इस सितारे को देखकर, अब मुझे नहीं पता वो नवंबर का महीना होता है कब होता है, व्रत रखती हैं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए। जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, वैसे ही पंजाबी औरतें अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए इस सितारे को देखकर व्रत रखती हैं। मुझे महीना याद नहीं आ रहा कब वो रखा जाता है, लेकिन रखा जाता है, इतना पता है मुझे। दिल्ली में मैं रहता हूँ और मैंने बड़ी सारी पंजाबी फैमिलीज में ये चीज व्रत होते हुए देखा है। आप में से अगर कोई इस व्रत का नेम जानता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताना कि क्या नेम है इस व्रत का, ठीक है। एंशिएंट टाइम में लोग इसी तरह के पैटर्न्स को यूज करते थे डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए, रात के समय में सितारों की मदद से। जो नॉर्थ स्टार होता है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं, पोल स्टार। इसकी खास बात क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, हमेशा इसकी पोजिशन सेम रहती है, ठीक है। अगर हमें पोल स्टार की पोजिशन देखनी है, हम इसको पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, 7 सितारों के कॉन्स्टेलेशन के पैटर्न से। फिर हमें करना क्या होता है उसके बाद, कंप्लीट एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको करवा दी, बस अंग्रेजी लिखी हुई है। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, वहां से सारे के सारे पॉइंटर स्टार्स को मैच कर दो, इमेजिनरी लाइन एक्सटेंड कर दो, आपको मिल जाएगा पोल स्टार। ये मैंने ऊपर आपको करवाई दिया, ये सबको ज्वाइन करा, उसके बाद एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, ऊपर तक गई है, जो फिक्स स्टार दिख रहा है वही है नॉर्थ स्टार, पोल स्टार। दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है, कभी कभार पोल स्टार भी नहीं दिखता, कभी कभार क्या सितारे दिखते ही नहीं है, चाहे कोई से भी हो। जर्नली कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनके पास ना ही खुद की हीट होती है, और जब हीट नहीं होती तो लाइट तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। लाइट वैसे चलो कभी कभार बोरो करी जा सकती है, लेकिन एक जनरल पैटर्न, मतलब मैं तुम्हें कहने की बात बता रहा था, इसको मतलब दिल पे मत ले लेना कि ऐसे सर मून के पास तो नहीं होती लेकिन लाइट तो होती है, वो बोरो करता है। लेकिन एक जो हीटिंग चीज होती है, जैसे सारे स्टार्स हैं वो क्योंकि
हॉट फियरी रेड ग्लोइंग बॉल्स हैं, इसलिए तो चमक रहे हैं ज्यादा, है ना। मून इतना सन जितना क्यों नहीं चमक पा रहा, सन जितना, कि दिन में निकल आए और सन से कम्पीट करे, आज देखते हैं किसमें कितनी रोशनी का दम। क्योंकि भैया तेरी उधारी वाली जिंदगी है बेटा मून, और तू बोरो भी किससे कर रहा है, तू खड़ा किसके सामने है। जिस दिन उस बाप ने तेरे से रोशनी छीन ली ना, तू गया। सूरज से तो रोशनी बोरो करता है ना। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज दे डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट, वो बल्कि दूसरे सितारे स्टार्स की हीट एंड लाइट की वजह से अपने आप को रोशन करते हैं, जिनको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह। जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है। और अब तो अमित आपकी वाली बात आ गई, देखो याद है ना एंशिएंट ग्रीस की इंपॉर्टेंस, ग्रीक वर्ड्स के ओरिजिन बहुत सारे यहां से होते हैं, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर। जिस पृथ्वी पर, अर्थ पर हम लोग रहते हैं, वो एक प्लेनेट है। अर्थ को अपनी सारी हीट और लाइट मिलती है, हाँ, अर्थ को अपनी सारी हीट और लाइट मिलती है सन से। और सन को आप कैसे कह सकते हो, सन अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। याद रखना, अर्थ, अगर कल को ये क्वेश्चन, मतलब बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, किसी भी एग्जाम के अंदर ये अगर आए कि अर्थ के आसपास कितने स्टार्स हैं, तो आप बोलना बहुत स्टार्स हैं अर्थ के आसपास। नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो उसका नाम सन है। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्स बहुत सारे, हमारे वाले अर्थ के पास सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार का नाम है, नाम। हर स्टार के बहुत सारे नाम होते हैं, मतलब सॉरी, बहुत सारे स्टार्स होते हैं और बहुत सारे नाम होते हैं उनके अनगिनत। हमारे वाले स्टार का नाम सन है, सन एक नाम है। इसका मतलब जो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट जो मुझे रात में दिखते हैं ना, याद रखना छोटी बात है, लोगों को पता नहीं होती, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि छोटे छोटे सन चमक रहे हैं, ये मत बोलो, आप ये बोलो छोटे छोटे स्टार चमक रहे हैं। हमारे वाले स्टार का नाम सन है। तो अगर हम अर्थ को एक ग्रेटर डिस्टेंस से देखें, सपोज करो आप मून पे खड़े होकर अर्थ को देख रहे हो, तो अर्थ भी आपको शाइन करता हुआ नजर आएगा जस्ट एज द मून, क्योंकि सूरज तो बीचों बीच में है और सारे बच्चे जो सोलर सिस्टम के अंदर हैं, सारे प्लैनेट्स, वो लाइट बोरो कर रहे हैं सन से। और ऐसे ही जैसे मून चमक रहा है, हमें अर्थ से मून दिख रहा है चमकता हुआ, मून पे खड़े हो जाओ अर्थ दिखेगा चमकता हुआ। अब सवाल ये उठता है, चंदा मामा कौन है, हु इज चंदा मामा, यानी कि मून कौन है। मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है। सैटेलाइट कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी चीज के चक्कर लगाए। दो वर्ड्स होते हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुन लेना, मैं एक एक वर्ड को इसलिए डिकोड करके बता रहा हूँ। शुरू में तो आप ये मान लो कि कुछ महीने तो मैं आपका बेस बनाता रहूंगा टर्मिनोलॉजीज का, टर्म्स का, ठीक है। फिर आपको ज्योग्राफी आना अच्छे से समझ में आएगी, अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। फिर जब आपको बिल्कुल ही नए क्वेश्चन जब आया करेंगे ना ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि आपको बेसिक फंडा पता रहेगा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हो, कोई भी फ्रेश क्वेश्चन हो, आप आराम से आंसर कर लोगे। लोग बेस ही प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, 4 एनसीईआरटी, और फिर कहेंगे ज्योग्राफी तो यार इससे फंसी नहीं रही है। क्यों फंसेगी, तुमने 6 से 10th तक को कैसे लाइटली ले लिया, तो तमिलनाडु पढ़कर गए हो क्या। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमें किसी स्टैंडर्ड बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। मून जो है हमें जो दिखता है स्काई में रात को, वो एक सैटेलाइट है। ये अर्थ का हमारे कंपेनियन है और अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। हमारे पृथ्वी की तरह 7 अन्य प्लैनेट्स, ग्रह और हैं, जिनको अपनी हीट और लाइट सन से बोरो करनी पड़ती है, ठीक है। और उनमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अर्थ का नियरेस्ट स्टार का नाम है सन, अर्थ की खुद की सैटेलाइट का नाम है मून। आज के बाद समझ गए कि चंदा मामा सूरज चाचू होते कौन है। प्रतिष्ठा, चंदा मामा कौन है, अर्थ की क्या है, सैटेलाइट। शैली, सूरज चाचू कौन है शैली, सूरज चाचू कौन है, अर्थ का नियरेस्ट स्टार,
ठीक है। मयूर, मून कौन है? हाँ, कौन है? लेकिन प्रतिष्ठा मयूर, इस डेफिनेशन ये अधूरी है। अर्थ की सैटेलाइट तो है, लेकिन भैया सैटेलाइट दो प्रकार की होती हैं। एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल, जिसको मैन मेड भी कहते हैं। अब एक बात मेरी याद रखना, क्या मून को किसी इंसान ने भेजा था अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटने के लिए? नहीं ना। तो ये कौन सी सैटेलाइट होगी? नेचुरल। ऐसा बोला करो अब से, जब से बोलोगे ना कंप्लीट बोला करो कि मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। हाँ, अब सन को आपको नेचुरल स्टार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार जनरली हम कोई आर्टिफिशियल कभी भेजते नहीं है कि भैया इंसान का मन करा नासा ने आज सितारा ही भेज दिया, ऐसा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये चीज है। चाइना अपने कुछ आर्टिफिशियल मून लॉन्च करने वाला है, ताकि रात में लैंप्स, स्ट्रीट लाइट वगैरह इन सबका वो हो जाए, और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रात में चाइना में जैसे सूरज की किरण निकली हो, धूपें निकली हो। बहुत सारी रात को इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट होती है चाइना के अंदर, वो उससे सेव हो जाएगी, सब लोग काम कर सकेंगे। चाइना ऐसे 6 से 8 आर्टिफिशियल मून्स लॉन्च करने वाला है। वही उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात और, बड़े सारे जो प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारे पास हमारी सैटेलाइट है मून जिसका नाम है, ऐसी बहुत सारे ग्रह के अपने खुद के सैटेलाइट होती हैं, उनके भी खुद के अलग अलग मून्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मतलब जुपिटर के पास उसके खुद के मून है बड़े सारे, मून नहीं बोलना चाहिए हमें, मून तो हमारे वाले का नाम है। बड़ी सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ऐसी सेटन की हैं, बहुत सारी हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर ऐसा क्या लिखा हुआ है 7 प्लैनेट्स? भैया मुझे तो बचपन में ये सिखाया गया था, जैसे यहाँ पर देखो, मुझे तो बचपन में ये सिखाया गया था, मरकुरी 1, वीनस 2, मार्स 3, जुपिटर 4, सैटर्न 5, यूरेनस 6, नेपट्यून 7 और प्लूटो 8। मैं अर्थ को इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अर्थ के नेबरिंग प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग। ये कहाँ गया? ये भी तो यार, मैं तो बचपन में जब लास्ट टाइम 12 साल पहले पढ़कर गया था तब तो प्लूटो था मेरी एनसीईआरटी के अंदर। मैंने 12 साल तक इस 6 क्लास की एनसीईआरटी को टच नहीं करा, तो क्या प्लूटो निकाल दोगे एनसीईआरटी से? मैं तो बचपन में इतनी मुश्किल से सीखा था टीचर से मार खाते खाते कि मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो ये प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के। प्लूटो कहाँ गया? किसने निकाल दिया है? इंसान की इतनी औकात कि वो प्लैनेट को निकाल रहा सोलर सिस्टम से। मतलब प्लूटो नहीं है अब, मतलब प्लूटो मतलब प्लूटो मेरे सोलर सिस्टम में नहीं दिखता। इसका मतलब प्लूटो निकल के वो भाग गया, रातों रात छोड़ के भाग गया। बताओ। लेकिन ये मतलब नहीं है इसका, ये तो कहने का एक हंसी मजाक का तरीका था। प्लैनेट को प्लैनेट बोलने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। प्लूटो अभी तक वो कंडीशंस कर रहा था फुलफिल। अगस्त 2006 में प्लूटो ने अपनी औकात दिखा दी, फॉर ग्रांटेड लेने लगा था सोलर सिस्टम को। सन ने एक ऑर्डर दिया, बेटा मैं तेरे को अपनी जायदाद से बाहर निकालता हूं, तू चपरासी बन के, नौकर बन के इस घर में रह ले, लेकिन अब तेरा जो टाइटल था ना कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा प्लैनेट है, अब तू वो नहीं। और ये चीज मैं अर्थ के लोगों को, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को एक हुक्म देता हूं कि इसको अपनी किताबों से, दुनिया भर की सारी बुक से, इंटरनेट से, इस बच्चे को ना ही सिर्फ मैं बेदखल कर रहा हूं, बल्कि तुम भी इसकी सारी वजूद और इसका औकात छीन लो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में एक डिसीजन लिया कि प्लूटो दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज की तरह तो है, लेकिन प्लैनेट की डेफिनेशन में फिक्स नहीं होता है, फिट नहीं होता है। जैसे कुछ और भी प्लैनेट्स हैं जिनका नाम होता है, दे आर नॉट प्लैनेट, एक्चुअली दे आर डॉर्फ प्लैनेट, लाइक सीरीज। ये याद रखना, सीरीज एक है
2003 UB313 ये नाम है। इनको हम लोग डॉर्फ प्लेनेट कह सकते हैं, लेकिन प्लेनेट नहीं कह सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर तमिलनाडु एनसीईआरटीज, आपको इसकी कहानी समझ में आएगी कि क्यों नहीं कहते हैं प्लूटो को या उनको प्लेनेट। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा कि जब हम लोग तमिलनाडु एनसीईआरटी की तरफ पढ़ेंगे तब आप ये पाओगे कितने डॉर्फ प्लेनेट हैं, कितने होते हैं डॉर्फ प्लेनेट। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के पास नोन कितने हैं? 5 है। प्लूटो, सीरीज, (2003) UB313, होमिया, मेक एंड एरिस। ये इतनी डिटेल में बताऊंगा तुम्हें बातें। कोई भी स्टेट पीएससी में ज्योग्राफी आएगी ना, मतलब ज्योग्राफी क्या, कोई भी सब्जेक्ट आएगा हमारे सामने तो, लेकिन मैं वैसे ज्योग्राफी बता रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करनी है। ज्योग्राफी को वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट में तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुमसे बेटर कोई नहीं जान सकेगा पूरे इंडिया में, लेकिन ज्योग्राफी भी कोई नहीं जान सकेगा। बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से इसको ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़ाऊंगा, जो कि अब एक बार बता ना, सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में तो फिर है ही नहीं 12th तक, इसके बाद तो कोई चैप्टर देखने को मिलता ही नहीं है कभी भी हमें। वो तो 11th क्लास की, उसमें तो डायरेक्टली वो वाली बातें दे रखी है ना कि प्लैनेट्स के बारे में कहा है, उसमें तो कुछ बिग बैंग थ्योरी और इन सब की बातें कर रखी है 11th क्लास की एनसीईआरटी में। तो ये कौन पढ़ाएगा भाई, मुझे कल कोई क्वेश्चन आ गया तो ये तमिलनाडु पढ़ाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कंप्लीट। और ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।